9th क्लास फिजिक्स में हमने पिछले दिन केपलर्स लॉ पढ़ा था और केपलर्स लॉ के बाद हमें न्यूटन्स लॉ स्टार्ट करना था। न्यूटन्स लॉ के बारे में हम ये जानते हैं कि न्यूटन्स ने फोर्स के बारे में कुछ बातें की, कोई भी लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात की। इससे पहले हमें जानना होगा कि अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर बहुत सारा फोर्स लग रहा है तो इनका टोटल फोर्स का जो सम होता है, नेट सम फोर्स, वही रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है। अगर नेट सम फोर्स 0 हो गया तो ये बैलेंस्ड है और नहीं हुआ तो अनबैलेंस है। तो न्यूटन साहब अपने लॉ में कहते हैं, फर्स्ट लॉ में न्यूटन ने 3 लॉ दिया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ में वो फोर्स की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, सेकंड लॉ में फोर्स के कॉज के बारे में बात करते हैं, फोर्स के इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, एंड द थर्ड लॉ में फोर्स की डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट लॉ कहता है इफ अ बॉडी इज इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। एंड इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो विल रिमेन इन रेस्ट, तो वो रेस्ट में ही रहेगा। अनटिल और अनलेस, तब तक कि जब तक एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, तब तक कि जब तक उस पर कोई बाहरी अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये अर्थ पे रखा हुआ है, अगर ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो अनंत कालों तक ये वहीं पड़ा रहेगा। क्यों पड़ा रहेगा? क्योंकि इस पर कोई सारे फोर्स बैलेंस है। जब तक कि बाहर से कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगे तब तक ये मूव नहीं करेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर यह मूव क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करता है? तो कहता है इसका जवाब है इनर्शिया। जब ये पूछा गया कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों नहीं होता है, तो इनर्शिया के कारण। इनर्शिया क्या है? तो कहता है इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में, रेस्ट और मास के स्टेट में किसी भी प्रकार के चेंज को होने नहीं देता है, चेंज को रेजिस्ट करता है। तो वैसी प्रॉपर्टी जिसके द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन में किसी भी प्रकार के चेंज को होने नहीं देता है, इनर्शिया कहलाता है। तो ये क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट ए स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। भाई कोई ये प्रॉपर्टी, इनर्शिया क्या है? तो इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी जो रेजिस्ट करती है स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से इनर्शिया 3 प्रकार की होती है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, भैया इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहती है? इनर्शिया ऑफ द रेस्ट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखना चाहती है, ये मोशन में नहीं आने देना चाहती है। दूसरी होती है इनर्शिया ऑफ मोशन। कहता है मोशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट लाइक अर्थ मूव कर रही है या कोई भी चीज मूव कर रहा है, उस वक्त अगर उस पर जरा सा फोर्स लगा जाए तो वो फिर धक्के से हटा करके वो मूव करती रह जाती है। इसका कारण क्या है? कि उसमें मूव करने वाली इनर्शिया है जो उसको रोकने नहीं देना चाहती, अपने स्टेट को बदलने नहीं देना चाहती है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी मोशन में होता है तो वो इनर्शिया ऑफ द मोशन के कारण मोशन में ही रहना चाहता है। अगर रेस्ट में होता है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। और तीसरी चीज होती है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कहती है? कि इस इनर्शिया के कारण ऑब्जेक्ट जो होता है, जो मोशन में, वो अपनी डायरेक्शन को मेंटेन रखता है। यही कारण है। अब इसी इनर्शिया के कारण जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो
जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहता है। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ हमें डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है कि डेफिनेशन ऑफ फोर्स क्या है। डेफिनेशन ऑफ फोर्स यानी फोर्स क्या है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो एक्सटर्नली अप्लाइड होती है। डेफिनेशन ऑफ फोर्स कहती है एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो बाहर से अप्लाई होती है तो ऑब्जेक्ट के रेस्ट और मोशन को बदल देती है। जैसे ही लगा मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्रेट रेस्ट में आ गया और रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, मूवमेंट में आ गया। तो इस प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी को हम कहेंगे फोर्स। तो न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ कहता है इफ अ बॉडी इज इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अनटिल और अनलेस, तब तक कि जब तक एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो जाता है। तो जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो जाता है तो रेस्ट का रेस्ट में ही रहेगा और मोशन का मोशन में ही होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ हमें डेफिनेशन ऑफ द फोर्स देता है। अब न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में एक हमें इनर्शिया के बारे में पता चला था, उसी तरह से न्यूटन सेकेंड लॉ में हमें मोमेंटम के बारे में पता चलेगा। न्यूटन सेकेंड लॉ लगता है द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स is equal to rate of change of linear momentum with respect to time, with respect to time। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स F है, ये है एक्सटर्नल फोर्स, तो कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां बात पता है, तो हम जानते पहला तो हमें जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ने हमें फोर्स की डेफिनेशन दी थी। सेकेंड लॉ जो है, सेकेंड लॉ हमें अमाउंट ऑफ द फोर्स की कैलकुलेट कर सकते हैं कितना, वो कितना है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब यहां एक बात आई, मोमेंटम पी, मोमेंटम किसे कहते हैं, तो कहता है कि मोमेंटम जो है, आप ये इसकी डेफिनेशन हमें मैथमेटिकल डेफिनेशन मिलती है, दैट इज इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अगर P है तो ये हो जाएगा m इंटू वी, P इज इक्वल टू m इंटू वी, ये फॉर्मूला हो गया। अगर हम इसका यूज करें यहां तो F इज इक्वल टू होगा चेंज इन मोमेंटम,
बाय चेंज इन टाइम या टोटल टाइम टेकन, दोनों। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी है v। मास है m, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी u, और चेंज इन टाइम और टाइम टेकन इज इक्वल टू टी, इस प्रकार का। तो हम अभी जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू डी पी, दैट इज कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम, by dt, change in time, change in momentum, p final minus p initial by time tech, p final mass into final velocity, mass into initial velocity by time taken t। तो F इज इक्वल टू m कॉमन v माइनस यू बाई टी। लॉ ऑफ मोशन में हम जानते हैं एक्सेलरेशन के फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। तो अगर हम इसका यूज यहां कर ले तो F इज इक्वल टू हो जाएगा m a, वेयर a इज द एक्सेलरेशन। तो यहां क्लियर हुआ, क्लियर फॉर्मूला निकल के आया कि फोर्स कितना होगा, तो फोर्स होगा मास टाइम एक्सेलरेशन, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देती है। फोर्स इज द फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हमें समझ में आ गया कि फोर्स वो है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देती है। तो ये हो गया हमारा फोर्स, न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ में हमें मोमेंटम, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डेफिनेशन देता है, उसमें हमें इनर्शिया के बारे में पता चलता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से कई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि बस जब स्टार्ट होती है तो सारे के सारे पैसेंजर पीछे की तरफ क्यों गिर जाते हैं। सपोज है ये बस, यहां बैठा है ड्राइवर और इधर पैसेंजर बैठे हुए हैं। जैसे ही बस स्टार्ट होती है सारे के सारे पैसेंजर पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता? ऐसा इसलिए होता है कि हम जानते हैं एवरी ऑब्जेक्ट हैज सम इनर्शिया, सभी ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ इनर्शिया हो जाता है। जैसे ही बस स्टार्ट होती है बस आ जाती है मोशन में, लेकिन ऑब्जेक्ट सारे अभी रेस्ट में है, उनका इनर्शिया ऑफ रेस्ट उन्हें रेस्ट में ही रखना चाहता है। सभी जितने भी पैसेंजर बैठे हुए हैं इन सब की लोअर बॉडी, क्योंकि ये बस के कांटेक्ट में है तो ये भी मोशन में आ जाती है, लेकिन अपर बॉडी अभी भी रेस्ट में होने के कारण पीछे ही रह जाती है, लोअर बॉडी आगे निकल जाती है, जिसके कारण बस स्टार्ट होने पर सभी पैसेंजर पीछे गिर जाते हैं। लेकिन अगर चलती हुई बस में ब्रेक लग जाए, ब्रेक लगता है, ब्रेक्स लगने से सारे आगे की तरफ गिर जाते हैं। उसका कारण ब्रेक्स लगते ही बस आ जाती है रेस्ट में, बस रेस्ट में आ गई।
बस के रेस्ट में आते ही पैसेंजर्स की लोअर बॉडी भी रेस्ट में आ जाती है, लेकिन अपर बॉडी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन अपर बॉडी आगे की तरफ चली जाती है और पैसेंजर्स आगे की तरफ गिर जाते हैं। तो ये था इनर्शिया से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन। सेकेंड लॉ में हमने निकाला फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, और यहां हमने मोमेंटम से जुड़े हुए फॉर्मूला को समझा। तो सेकेंड लॉ में मोमेंटम जरूरी है जानना, क्योंकि सेकेंड लॉ होता है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। न्यूटन्स थर्ड लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये कहता है एवरी एक्शन देयर इज equal and opposite reaction। यहां कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सपोज ये सरफेस है और यहां किसी इंसान को चलना है, ठीक है, कोई चलना चाहता है, तो जब ये चलेगा तो जब ये चलना चाहता है तो इस चलने के लिए क्या करता है, ये चलने के लिए फोर्स लगाता है पीछे की तरफ, धक्का देता है पीछे की तरफ, तो ये एक्शन करता है पीछे की तरफ, रिजल्ट में अर्थ इस पर एक्शन करती है आगे की तरफ और बॉडी पहुंच जाती है आगे की तरफ। साइकिल सवार जो होते हैं, अब ये साइकिल वाला है, ये साइकिल सवार क्या करता है कि साइकिल को पैडल मार रहा है, ये साइकिल को पैडल मारता है पीछे की तरफ और साइकिल जाती है आगे की तरफ। साइकिल सवार साइकिल को पैडल मारता है पीछे की तरफ और साइकिल बढ़ती है आगे की तरफ। ये पैडल पीछे की तरफ मारता है, रिजल्ट में आगे की तरफ फोर्स लगता है और साइकिल बढ़ती है आगे की तरफ। तो साइकिल पैडल पीछे की तरफ, एक्शन पीछे की तरफ, रिजल्ट में आगे की तरफ। तो फोर्स के बारे में न्यूटन कहता है कि कोई भी फोर्स जो है सिंगल नहीं होता है, बल्कि एक्शन रिएक्शन के पेयर में काम करता है। अगर किसी फोर्स का डायरेक्शन हमें पता करना है तो उसके रिएक्शन का हमें डायरेक्शन पता चल जाना चाहिए, जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो काम करेगा। एवरी रिएक्शन जो होता है एक्शन के अपोजिट, एवरी एक्शन रिएक्शन के अपोजिट डायरेक्शन। यही कारण होता है कि सपोज कोई रॉकेट है, ये रॉकेट जब नीचे की तरफ धुआं देता है तो आगे की तरफ मोशन करता है। तो एक न्यूटन्स के थर्ड लॉ में हमने देखा कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ हमें फोर्स की डेफिनेशन देता है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ अमाउंट ऑफ द फोर्स के बारे में बताता है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ डायरेक्शन ऑफ द फोर्स के बारे में बताता है, ये हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में बताता। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में हमें इनर्शिया की जानकारी होनी चाहिए, न्यूटन्स के सेकंड लॉ में हमें मोमेंटम की जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर के हम समझ जाते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में। ओके, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।